Hello guys, this is Vansi from evidyati.in. I'm here again with the new chapter, chapter number 15. The name of the chapter is Introduction to Graphs. So now in this chapter we'll discuss about the graphs. ये एक introduction video है जिसके अंदर जो भी इस chapter में topics है हम उनको discuss करेंगे, right? सबसे पहले बात करते हैं graphs की. तो graphs होते क्या हैं? बेसिकली जब आपके पास कुछ डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है, आप उसको विजुअल वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सो उसको हम बोलते हैं ग्राफ. ग्राफ को आप ग्राफ पेपर से रिलेट करो ऐसा जरूरी नहीं है. ग्राफ पेपर पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बट देयर आर अदर ग्राफ ऑल्सो जो ग्राफ पेपर के बिना भी होते हैं, जैसे पाई चार्ट वगैरह. तो उसमें ग्राफ पेपर रिक्वायर्ड नहीं, बट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है, सो एक एक करके हम उन ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं. Now the first one is a bar graph. Bar graph हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. So bar graph बेसिकली क्या होता है? जब हम कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं यूजिंग बार्स, राइट? सो इसके अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. ये है हमारी y एक्सिस, दिस इज दी x एक्सिस. ठीक है, अब इसमें बार्स की हेल्प से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि मान लो मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं, सो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ठीक है, यहां तक हमने ले लिया. ये सारी है मार्क्स. ठीक है, एंड यहां पे हम सब्जेक्ट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि इफ आई टेक दिस एज इंग्लिश, सो इंग्लिश में 25 और 30 के बीच में कुछ आ रहा है तो समझ लो 27 मार्क्स है. सो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स. सिमिलरली this can be for Hindi, then maths, science, right? So इस तरह से हम different categories को compare कर सकते हैं. So this is a bar graph. इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये single bar graph है. अब जैसे ये सिंगल बार ग्राफ है, इसी तरह एक होता है डबल बार ग्राफ. उसमें क्या होता है, जैसे कि इसी कैटेगरी को आगे लेके चलते हैं कि ये मार्क्स है एक स्टूडेंट के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में. सिमिलरली सेम आगे लेके चलते हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. सो अब ये जो मार्क्स थे इसी के साथ एक और बार आ गया. यू कैन सी इन दोनों में डिफरेंस नहीं है. ये पूरा इंग्लिश का ही है, बट डिफरेंस क्या है, ये सेमेस्टर 1 का है, ये सेमेस्टर 2 का है. मतलब एक ही ग्राफ में दो चीजें. यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी कंपेयर कर सकते, जैसे आगे जाएंगे तो ये हिंदी का आ जाएगा एंड सो ऑन. सो दिस इज सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो सब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे हैं कि इंग्लिश में ज्यादा है या हिंदी में ज्यादा है. साथ में ही सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 भी कंपेयर हो रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में ज्यादा थे, सेमेस्टर 2 में कम हो गए, या सेमेस्टर 1 में कम थे, सेमेस्टर 2 में ज्यादा आए. सो दिस इज अ डबल बार ग्राफ. राइट, सो आपके पास ग्राफ को बनाना भी आ सकता है कि आपको डाटा गिवन है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, या फिर आपको ग्राफ गिवन होगा एंड देन कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. जैसे कि अगर इसमें पूछते हैं कि साइंस में कितने मार्क्स है, तो आप जाके देखोगे साइंस में कितने हैं. सो उस तरह से ग्राफ को रीड करना भी आ सकता है. सो दिस इज अबाउट बार ग्राफ. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ पाई ग्राफ. नाउ पाई ग्राफ को मोस्टली हमने पाई चार्ट की तरह सुना है. सो पाई ग्राफ एंड पाई चार्ट आर दी सेम थिंग. अब पाई चार्ट भी एक विजुअल तरीका होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, और मोर प्रिसाइजली वी कैन से कि जब आप कंपेयर करते हो एक होल के पार्ट्स को, सो उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट. सो लेट्स सी, अगर आपके पास डाटा है जिसको आप सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो. डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक स्कूल में बच्चे हैं तो हमने एक सर्वे किया और उनसे पूछा कि कौन से बच्चों को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है. सो उसके रिजल्ट में 50% स्टूडेंट्स ने बोला क्रिकेट पसंद है, देन 20% को फुटबॉल पसंद है, देन 30% को टेनिस पसंद है. राइट, सो यहाँ पे 3 स्पोर्ट्स की बात हो रही है. 50%, 20%, 30% आया है उनका रिजल्ट. सो अभी 50, 20, 30 मिलके टोटल 100% बना रहे हैं. राइट,
सो अब इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 50 का मतलब क्या हुआ, हाफ। जब टोटल 100% है तो 50% इज हाफ ऑफ इट। सो अगर इसको हम ऐसे ले जाएं तो ये अब ये जो 50% पार्ट हो गया, दिस रिप्रेजेंट्स के ये बच्चों को क्रिकेट पसंद है इतना। देन रिमेनिंग है हमारे पास 30 और 20, तो इसको अगर मैं इस तरह से करूं, दिस कैन रिप्रेजेंट 20% एंड दिस कैन रिप्रेजेंट 30%। ये वैसे हम डी वगैरह से बनाते हैं। सो बेसिकली आपको ये देखना है कि अब ये एक पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में आप डाटा को कैसे समझते हो। सबसे ज्यादा एरिया ये कवर कर रहे हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा पसंद ये वाला स्पॉट है, देन उसके बाद ये और उसके बाद ये। सो इस तरह से पाई चार्ट डिपिक्ट करता है डाटा को, कौन सा पोर्शन ज्यादा मिला है। ओके, सो दिस वाज अबाउट पाई ग्राफ और पाई चार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम बार ग्राफ से बहुत सिमिलर है, जैसे बार ग्राफ बनता है वैसे ही हिस्टोग्राम बनता है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। सबसे पहले तो इसके बार्स के अंदर जो गैप होता है वो नहीं होता। बार ग्राफ में दो बार्स के बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम में नहीं होता। ऑल्सो हिस्टोग्राम डाटा रिप्रेजेंट करता है इंटरवल्स में, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं उसके बेस बनाएंगे। सो लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक प्लेस है जहां पे एक सर्वे हुआ है, वहां पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के पीपल की बात हो रही है। सो 10 से लेके 20 तक देयर आर 4 पीपल, 22, 36, देन 32, 42। सो हमने इतना डाटा ले लिया कि ये यहाँ पे दीज आर दी एज ग्रुप्स एंड दीज आर दी नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब हमें इस डाटा को अगर रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम की फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे। देखो सेम जैसे आप बार ग्राफ में बनाते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक चीज वाई एक्सिस पे होगी, एक चीज एक्स एक्सिस पे होगी। सो नंबर ऑफ पीपल हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। नाउ वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमें एज ग्रुप लेना है। सो 10, 20, 30, 40 इतना ही है हमारे पास। सो हमने ये यहाँ पे ले लिया। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले 10 से लेके 20 तक 4 है। सो 10 to 20 ये पूरा 4 का एक ही बनेगा, राइट। ये पूरा बार अब रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल 10 से 20 तक, ठीक है। उसमें बार ग्राफ में क्या होता था, एक बार किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये पूरा इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट है 20 से 36। अब 20 यहीं पे ही है तो 20 से 36 इसके बिल्कुल साथ बनेगा, मतलब जैसे बार ग्राफ में जो गैप होता है हिस्टोग्राम में वो नहीं होगा, राइट। आगे है 30 to 42। सो इस तरह से, राइट। सो दिस इज 4, 6, 2, राइट। अब ये है हमारा हिस्टोग्राम। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now our next topic is line graph and linear graph. अब line graph और linear graph क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं line graph की। So again I take x axis and y axis. अब यहाँ पे अगर आपके पास different points है, let's suppose आपने ये मार्क कर रहे हैं points, ठीक है। अब अगर मैं इन points को join करूं line segment से, so ये इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, देखो मोस्टली कंपनीज में होता है कि अगर वो अपनी सेल्स देख रहे हैं या प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो इस तरह का ग्राफ देखते हैं कि इस ईयर में आपकी सेल इंक्रीज हुई, देन डिक्रीज हो गई एंड देन फिर थोड़ी इंक्रीज हुई। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ ट्रेंड कि क्या चल रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कैसे चल रहा है। सो ये आता है लाइन ग्राफ में, ठीक है। जब अभी हमने बोला ये होता है ट्रेंड, जब ये ट्रेंड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब सेम रहता है, जैसे कि दिस वन। सो यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है, और इट कैन बी ऑपोजिट ऑफ दिस, इस तरह से कि ये डिक्लाइन ही हो रहा है, या कांस्टेंट इस तरह से रहे, और इट कैन बी लाइक दिस। सो बेसिकली जहां पे कोई ब्रेक नहीं आएगा, पूरा एक कांस्टेंट ये चलता जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, अलग अलग लाइन सेगमेंट्स नहीं आ रही, यहाँ पे भी पॉइंट्स होंगे जिससे ज्वाइन करके ये आपके पास लाइन्स आ रही है, राइट। सो दिस मीन्स
ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एक ट्रेंड शो होता है, इसमें वो ट्रेंड कांस्टेंट रहता है. सो दिस इज लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ. अब ये जो हम पॉइंट्स की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे कहा ये पॉइंट्स होंगे और यहाँ पे भी ये पॉइंट्स होंगे. सो दीज पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स विच इज आर नेक्स्ट टॉपिक. सो समझते हैं कोऑर्डिनेट्स होता क्या है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स. अब अगर आपको कहीं पे भी ग्राफ में एक पॉइंट फिक्स करना है तो आपको दो चीजें चाहिए. जैसे कि अगर आपके पास ये ग्राफ है और हम किसी भी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कुछ बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4, राइट. सो अब यहाँ पे अगर इस ग्राफ में आप कहीं पे भी पॉइंट प्लॉट कर रहे हो, अब इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए, मतलब कि वो पॉइंट फिक्स रहे, इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए. वन इज द एक्स एक्सिस पॉइंट एंड द नेक्स्ट वन इज द वाई एक्सिस पॉइंट. अगर आपके पास ये दोनों पॉइंट्स है, सो हम एक पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं और ये दोनों पॉइंट्स मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स. इसी को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. सो लेट्स सपोज आपके पास एक कोऑर्डिनेट है 3 4. अब इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट को इरेज करते हैं. 3 4, दिस मीन्स 3 पहले आ रहे हैं, तो 3 इज फॉर दी एक्स एक्सिस, 4 इज फॉर दी वाई एक्सिस. अब बेसिकली आपको ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4. सो एक्स एक्सिस पे 3 यहां पे है, राइट. वाई एक्सिस पे 4 मतलब यहां. सो यहां से आप 3 से ऊपर जाओगे 4 तक. 3 से हम ऊपर गए 4 तक. सो ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट 3 4. हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, ये ध्यान रखना है. सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 3 4 और ये 3 4 ही हमारा कोऑर्डिनेट है, राइट. सो इस तरह से आपको पॉइंट्स प्लॉट करने भी आ सकते हैं. यहां से ये वाई एक्सिस 4 है और एक्स एक्सिस 3 है. सो दैट्स व्हाई हमें ये पॉइंट मिला. ओके, सो दिस वाज अबाउट coordinates. Now it comes to the next topic. Now the next topic is relation between variables. So अभी हमने coordinates पढ़े जिसमें x coordinate था, y coordinate था. अब अगर हम उसे variable की तरह ले, so हमारे पास दो टाइप के variable होते हैं. One is dependent, एक होता है independent. Dependent मतलब जो किसी चीज पे डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं करेगा. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये हमारा एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है. अब देखो दो चीजें हैं. एक है कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, एक है बिल, कितना बिल आएगा. सो अब इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर, आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे. जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, जैसे लेट्स सपोज आपने x यूनिट्स यूज करे, ठीक है. अब इन्हीं पे ही बेस्ड आपका बिल आएगा, राइट. जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उतना ही बिल आएगा. सो दिस मीन्स अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. सिमिलरली जितना आपने यूनिट्स यूज करी उतना बिल आएगा. तो बिल मतलब ये हो गया आपका डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस पे, जितना आपने यूनिट्स यूज करे. सो ये दो चीजें होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब देखो जब आप ऐसे किसी एग्जाम्पल का ग्राफ ड्रॉ करते हो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिलेशन दिखाते हैं, तो वो ग्राफ हमेशा लीनियर होगा. व्हाई? बिकॉज एक दूसरे पे ये लोग डिपेंड कर रहे हैं, तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा लीनियर बनेगा. सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमें बताएंगे कि इन चीजों में ग्राफ्स हमेशा लीनियर होता है. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्वांटिटी एंड कॉस्ट. अब क्वांटिटी एंड कॉस्ट का क्या मतलब है. लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आप पेन परचेज कर रहे हो, सो क्वांटिटी और हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं. सो इफ आई से कि हम एक पेन परचेज कर रहे हैं और एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, राइट. सो क्वांटिटी 1, कॉस्ट 10, राइट. अगर मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर दूं, 2 पेन्स लूं, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 20, राइट. सिमिलरली 3 हो जाएगा क्वांटिटी तो कॉस्ट 30, 4 हो जाए क्वांटिटी तो कॉस्ट 40 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, राइट। सो इन दोनों के बीच में डिपेंडेंट रिलेशन है, क्योंकि अब क्वांटिटी कितनी परचेज करनी है ये हमारे ऊपर है, लेकिन जो कॉस्ट है वो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। सो दिस मीन्स कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक लीनियर ग्राफ बनेगा, विच कैन बी एनी शेप। वो ऊपर को भी जा सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट सिंस यहाँ क्वांटिटी और कॉस्ट की बात हो रही है तो वो डिक्रीजिंग हो, बिकॉज क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ओके, सो ये था हमारा first example. Let's see the next example. Now the next example for linear graph is principal and interest. अब principal और interest क्या होता है? अगर आप कहीं से मनी बोरो कर रहे हो तो जो मनी आप बोरो कर रहे हो वो होता है प्रिंसिपल, एंड जब आप रिटर्न करोगे तो कुछ इंटरेस्ट के साथ या कुछ एक्स्ट्रा मनी के साथ रिटर्न करते तो वो है हमारा इंटरेस्ट। नाउ अगर कोई कंपनी आपको या कोई बैंक आपको 10% इंटरेस्ट पे दे रही है, सो अगर आप प्रिंसिपल ज्यादा लोगे, 1000 रुपीज लोगे तो उसका 10% देना पड़ेगा, 10,000 दोगे तो उसका 10% देना पड़ेगा। सो मीन्स जितना प्रिंसिपल ज्यादा होगा उतना ही इंटरेस्ट ज्यादा होगा। जैसे कि अगर आपके अपने प्रिंसिपल है 1000 तो आप इंटरेस्ट कितना दोगे, 1000 का 10% 100 रुपीज, राइट। सिमिलरली अगर आपने 2000 रुपीज लिए हैं प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट हो जाएगा 200, 3000 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट हो गया 300। अगेन ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। प्रिंसिपल जितना ज्यादा होगा इंटरेस्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। सो इस केस में भी हमारे पास लीनियर ग्राफ आएगा, राइट। सो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको पता चलेगा कि जो आपका ग्राफ है वो हमेशा लीनियर होगा। ओके, now let's come to the next example. Now the last common example for linear graph is time and distance. Time and distance का मतलब अगर मैं आपको कहूं कि 1 आवर में हम 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें, सो मीन्स 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो टाइम अगर 2 आवर्स हो जाए तो डिस्टेंस भी डबल कवर होगा, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। सिमिलरली 3 आवर्स में 60 प्लस 30 90 किलोमीटर एंड सो ऑन। सो ये भी एक केस है जहां पे वो डिपेंडेंट है, जितने ज्यादा आवर्स दोगे उतना ही डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। सो दिस मीन्स इस सिचुएशन में भी आपके पास लीनियर ग्राफ आएगा। अब इसमें लीनियर ग्राफ से एक और फायदा होता है, जब आप लीनियर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसकी हेल्प से, जैसे नेक्स्ट अगर है कि आपसे पूछा है कि 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप पॉइंट से जज कर सकते हो कि 4 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, राइट। सो इसकी हेल्प से आप आगे भी बता सकते हो एंड आपको ये भी पता चलेगा कि ये लीनियर ग्राफ है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए एंड जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको बहुत इजी लगेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल बी बैक अगेन विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।